26 सेकेंड और सब तबाह। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और आप देख रहे हैं रण क्षेत्र। रण क्षेत्र में आज बात होने वाली है प्रकृति के कहर की। प्रकृति और मानव के बीच में जो सामंजस्य संतुलन होना चाहिए था, वो संतुलन इस कदर बिगड़ गया है कि प्रकृति की मार झेल रहा मनुष्य सिर्फ त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। देवभूमि उत्तराखंड की याद तो आपको होगी, जहां पर जोशीमठ में आई दरारों ने किस तरीके से मानव जाति को सहमा दिया था, और अब देवभूमि हिमाचल में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। रिकॉर्ड टूटता है, जबरदस्त बारिश होती है, ये बारिश जबरदस्त बाढ़ लाती है, भूस्खलन जैसी परिस्थिति पैदा होती है और एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह घर ढह जाते हैं, आशियाने ढह जाते हैं वो सपने जिसे संजो कर रखा गया बचपन से बुजुर्ग होने तक, जिन्होंने अपनी आंखों में वो सपने संजो कर रखे अपने प्यारे हिमाचल के लिए, उसे ही जमींदोज होता हुआ देख रहा है आज हिमाचल का हर एक बाशिंदा। शिमला की कहानी आपके सामने है। शिमला के अलावा हिमाचल के 8 जिले, हर जगह सिर्फ तबाही का मंजर है। लेकिन कुल्लू से जो तस्वीरें आई, उस तस्वीर ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। महज 26 सेकेंड, मात्र 26 सेकेंड में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 7 बहुमंजिला इमारतें इस कदर ढह जाती हैं मानो किसी ने ताश के पत्ते से इन घरों को बनाया हो और एक फूंक मारते ही वो पूरी तरह से ढह गया हो। ये कहानी दरअसल बता रही है कि प्रकृति और मानव के बीच का संतुलन अब बिल्कुल बिगड़ चुका है, और इसके लिए जिम्मेदार क्या सिर्फ और सिर्फ बारिश और बाढ़ को ही कहना चाहिए, या फिर जिम्मेदार हम और आप हैं जो प्रकृति के उपासक होते होते प्रकृति के उपभोगकर्ता बन गए हैं। आज 26 सेकंड की उस तबाही को सबसे पहले आपके सामने रख रहे हैं, जिसे देखने के बाद हर किसी की रूह कांप उठी, रोंगटे खड़े हो गए, रोम रोम कांपने लगा, क्योंकि 26 सेकंड में 7 बहुमंजिला इमारतें जिस तरीके से गिरती हैं, जमींदोज हो जाती हैं, ध्वस्त हो जाती हैं, मिट्टी में मिल जाती हैं, वो किसी एक तबाही की नहीं, एक छोटी तबाही की नहीं, बल्कि भविष्य में आने वाली बहुत बड़ी तबाही की तस्वीर प्रस्तुत कर रही हैं। सबसे पहले रण क्षेत्र में देखिए वो 26 सेकेंड जो सबसे बड़ी तबाही की साक्षी बने हैं। और एक के बाद एक 7 इमारतें जमींदोज हो जाती हैं। एक पत्थर खिसका और पूरी की पूरी तबाही का मंजर आपके सामने है। 26 सेकंड में वो होता है जिसकी कल्पना 26 सालों में किसी ने नहीं की होगी, लेकिन 26 सेकंड में एक पत्थर मात्र खिसकने से एक के बाद एक, देखिए पहली इमारत ढहती है, ठीक उसके पीछे की दूसरी के बाद तीसरी, और फिर ये सिलसिला 7 बहुमंजिला इमारतों तक जाकर नहीं रुकता है। ये तभी रुकता है जब ये 7 बहुमंजिला इमारतें धुएं का गुबार उड़ाती हुई तबाही के उस मंजर को सामने रख देती हैं, जिसकी कल्पना कभी भी किसी ने भी हिमाचल प्रदेश में नहीं की होगी। कुल्लू जो पर्यटकों से गुलजार रहता है, जो सबसे ज्यादा पर्यटकों की चहेती जगह है, वहां पर यह हालात हैं। और ये जो बहुमंजिला इमारतें आज ध्वस्त हो गई हैं, गिर गई हैं, इनमें आपको बता दें कि 2 मेजर बैंक्स भी थे, एक कुल्लू कोऑपरेटिव बैंक और एक SBI का बैंक। हालांकि 7 दिन पहले ही इन इमारतों को खाली करा दिया गया था, क्योंकि ये इमारतें डेंजर जोन में आ चुकी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इमारतें जो वर्षों से यहाँ पर खड़ी थीं, जहाँ पर केवल रिहायशी ही घर नहीं थे, बल्कि बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज भी थे, सरकारी दफ्तर भी थे जो चल रहे थे यहाँ वर्षों से, आखिर इनमें ये तबाही आई कैसे? इस तबाही का आधार क्या बना? कौन है वो लोग, क्या है वो परिस्थिति जो इस पूरी तबाही के लिए जिम्मेदार है? 26 सेकंड
सब कुछ तबाह तबाह होती ये तस्वीरें पूछ रही हैं आज सरकार से भी और पूछ रही हैं आज समाज से भी कि आखिर इस तबाही का मंजर जो आज दिख रहा है, ये तबाही का मंजर, इसके पीछे, इस बर्बादी के पीछे जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदार जो भी है क्या वो अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। तो हिमाचल में आज वो हो रहा है जिसकी कल्पना यहां पर रहने वाले किसी भी शख्स ने कभी नहीं की होगी। बारिश और बाढ़ का कहर, और बारिश और बाढ़ के कहर के साथ साथ ये बार बार कह देना कि ये प्राकृतिक आपदा है, ये प्राकृतिक प्रकोप है, ये कोप है, कहर है प्रकृति का, लेकिन कोई ये बात क्यों नहीं करता कि प्रकृति आखिर कोप दिखा क्यों रही है, वो रौद्र रफ्तार दिखा क्यों रही है, प्रकृति के इस संतुलन को बिगाड़ा किसने है, कौन है जिम्मेदार। आज ये सब प्रश्न होंगे रण क्षेत्र में। जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में कुछ विशेष अतिथि, कराऊंगे उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले वो रिपोर्ट देखिए जो हिमाचल की तबाही को एक एक करके चीख चीख कर बयां कर रही है। शिमला और सोलन में पिछले 24 घंटे में बादल फटने की 4 घटनाएं हुई है। सूबे में एक दिन में 11 लोगों ने जान गंवा दी और इनमें से 3 की मौत शिमला में और 8 की मौत मंडी में हुई है। हिमाचल में बारिश और लैंडस्लाइड के चलते अब तक 300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 10,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है और इतना ही नहीं, राज्य में करीब 10,000 करोड़ का नुकसान भी हुआ है। प्रकृति का प्रकोप कब थमता है, फिलहाल यह कहना मुश्किल है। बस एहतियात ही इंसान के हाथ में है और एहतियातन कई सड़कों और शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और बाहर से आने वाले लोगों से अपील की है कि रात के समय हो सके तो कम सफर करें और अधिकतर घरों में रहें। जहां लैंडस्लाइड्स की बात है, वहां अगर किसी घर के पास लैंडस्लाइड्स होने की संभावना है तो उन घरों को खाली करने की किया जाए। उसके लिए हमने टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। हाल जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को मंडी से कनेक्ट करने वाली हमारी रोड्स हैं, अभी दोनों भारी बारिश की वजह से डैमेज हुई हैं। पहले हमने बाया पंडो एक ऑल्टरनेट रूट जो चलाया था वो भी इस समय काफ़ी डैमेज्ड है, और जो कंडी कटौला कमांद वाला जो रूट है हमारा, वहाँ पे भी मल्टीपल डैमेजेस हैं, जिस वजह से अभी मूवमेंट इन दोनों ही रूट्स पे नहीं हो पा रही है। क्योंकि कल रात को भी काफ़ी तेज़ बारिश रही है मंडी के एरिया में और आज भी रही है, तो आज रात तक पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है वो कंटिन्यूसली कमान वाली रोड को थ्रू करने के लिए कोशिश कर रहा है। और आज रात तक इफ़ द रेन डजंट डिसरप्ट द वर्क अगेन, तब शायद छोटी गाड़ियों के लिए LMVs के लिए शायद जो रूट है वो थ्रू हो पाए। तो
हिमाचल की ये तबाही चीख चीख कर पूछ रही है कि मेरी इस तबाही के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही कब तय होगी। ये तबाही का मंजर यहाँ ठहरने वाला नहीं है। रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आने वाले 72 घंटे बहुत भारी पड़ सकते हैं हिमाचल पर, क्योंकि भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। ये बारिश, ये बाढ़, प्रकृति का कहर, ये सब कुछ तबाही के लिए जिम्मेदार और जिम्मेदारी ठहराने, जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के बाद जवाबदेही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है, क्या वो अब भी इस तबाही के मतलब को, मायने को समझ पा रहे हैं? आइए ये सब कुछ जानते समझते हैं। हमारे साथ इस वक्त आज के खास पैनल जुड़ चुका है। आइए परिचय कराती हूँ आज के पैनल से आपका। मेरे साथ इस वक्त सबसे पहले जुड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता हैं विनोद पाठक, बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ जाने माने पर्यावरणविद हैं निशांत राजपूत जी हैं। निशांत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ मौसम केंद्र भोपाल से रिटायर्ड डायरेक्टर डॉक्टर डीपी दुबे साहब भी जुड़ेंगे। डीपी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले विनोद आपके साथ जुड़ना चाहती हूं, क्योंकि हिमाचल में जो कुछ भी हो रहा है, ये इस बार कहा जा रहा है कि लगभग 50 सालों के बाद ऐसी तबाही आ रही है। लेकिन ये तबाही अचानक से नहीं आ गई। ये तबाही कहीं ना कहीं कुछ जिम्मेदारियां, कुछ जवाबदेही भी उस पर से भी पर्दा उठाती है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ताजा अपडेट क्या है हिमाचल का? भारी बारिश हो रही हुई है और अभी तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 3 लोग अभी भी लापता हैं। अभी भी जो आज कुल्लू की 9:15 की घटना है, उसमें ओल्ड बस स्टैंड के समीप ये जो बिल्डिंग है, 8 बिल्डिंग गिर गई है। इससे पहले हालांकि खाली करवा लिया गया था, लेकिन इसी की तरह पूरे हिमाचल में स्थिति बनी हुई है। राजधानी शिमला में भी कल भारी तबाही हुई है, जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है, कई मकान गिरे हैं, कई मकानों को खाली करवा लिया गया है। वही अगर हम बीते 14 तारीख की बात करें तो राजधानी शिमला में एक शिव मंदिर है, ऐतिहासिक शिव मंदिर, वहां घटना हुई थी। वहां 20 लोग मारे गए थे। आज 3 लोग के शव निकाले गए हैं। 20 लोग उसमें जब पूजा करने गए थे मंदिर, वो पूरे उस मंदिर ध्वस्त हो गया था और वो खत्म हो गया था। उसके बाद कृष्णनगर से राजधानी शिमला के कृष्णनगर है, वहां तबाही हुई। 6-7 मकान वहां भी ताश के पत्तों की तरह ढह गए थे। हिमाचल में मानसून 24 जून को आया था, तब से लेकर अब तक 350 लोग मारे जा चुके हैं, दर्जनों घर तबाह हो चुके हैं, स्थान पर पहुंचाया गया है। लेकिन हिमाचल में स्थिति जो है, जो बनी हुई है, इसका कारण है अगर हिमाचल में जो ड्रेनेज सिस्टम का है वो प्रॉपर सही नहीं होना, ये बताया जा रहा है। वहीं जो मकान है उसके ऐसे नालों में बनाए जाते हैं जहाँ से भारी बारिश आती है और वो मकानों को अपने साथ बहा ले जाती है। जैसे शिमला में भी जो प्रॉपर, हालांकि राजधानी शिमला एक स्मार्ट सिटी कही जाती है, लेकिन स्मार्ट सिटी में भी वो स्मार्ट नहीं दिख रहा है जो कि होना चाहिए। यहाँ भी नालों की प्रॉपर व्यवस्था की गई है और वही देखने को मिला इन जो 72 घंटों के दौरान जो शिमला में भारी तबाही हुई है, वहाँ भी देखने को मिला। वहीं कुल्लू जो चटक साले आंधी में आज घटना हुई है, वहाँ भी यही कारण रहा है कि भारी तबाही देखने को मिल रही है। जी विनोद, देखने को हर तरफ मिल रही है और रेड अलर्ट प्रशासन की, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 72 घंटे इस ऐसे में रेड अलर्ट घोषित किया गया है हिमाचल प्रदेश के लिए। 238 मौतें कही जा रही हैं। ये ऑफिशियल आंकड़ा है, लेकिन अनऑफिशियली, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं, ये आंकड़ा क्या और ज्यादा है? विनोद, लोगों का है जो अभी तक मानसून सीजन में 350 लोग मारे जा चुके हैं। ये सरकारी आंकड़ा जारी किया गया है। अभी 72 घंटों के अंदर 11 लोग मौत के। शिमला में ही सीजन में अभी 58 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी शिमला में ही जो इस तरह के जो इसमें विभिन्न जगह पे कई लोग बह गए हैं, नदी पे यहाँ बाढ़ है, जैसे रामपुर है, यहाँ बादल फटा है, यहाँ उसमें पानी में बह गए थे, कई मवेशी भी बह गए हैं, दर्जनों 50 से आज भी जो ये तबाही हुई है, इससे 50 से ज्यादा मवेशी बह गए हैं। तो हालांकि मवेशी भी है, जो किसान बागवान है उनके बगीचे हैं वो खत्म हो चुके हैं, उनकी मेहनत की कमाई होती है। जो सेब होते हैं, ये सेब का सीजन चला हुआ है, रास्ते बंद है, कई जगह से अभी भी 800 सड़कें, हिमाचल में 4 नेशनल हाईवे सहित 800 सड़कें बंद है। और ये जो किसान बागवान है वो अपनी जो सेब की फसल है वो मंडी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उनके इस बार हालांकि सेब
किलो के हिसाब से बेचा जा रहा था, उन्हें पहले भी नुकसान हुआ था, लेकिन रास्ते बंद होने के बाद अभी भी काफी यानी नुकसान आम उठाना। जनजीवन भी व्यस्त है और व्यापार भी पूरी तरह से पस्त है और तबाही का मंजर जो है अपने आप में लगातार अस्त नहीं हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। डीपी दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीपी साहब, बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ आपका। महत्वपूर्ण ये है कि देखिए, हर कोई कह रहा है कि ये प्रकृति का कहर है, ये प्रकृति रौद्र रूप दिखा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बारिश तो हर मॉनसून में बारिश होती है, लेकिन अचानक से जिस तरह से हिमाचल में इस बार बारिश हुई है, इतनी भारी मात्रा में बारिश हो जाना, सबसे पहले इसकी बड़ी वजह क्या देख पा रहे हैं आप? डीपी दुबे जी। अभी आप बंगाल में उड़ीसा के पास, वो पहले तो वेस्टर्ली मूव हुआ। डीपी साहब, अगर आप पुनः अपनी बात, डीपी साहब अपनी बात पुनः प्लीज शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी ऑडियो क्लियर नहीं थी पहले। बोलिए सर प्लीज। मैं बता रहा था कि एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ था पहले बे ऑफ बंगाल में 18 तारीख के आसपास, वो मूव हुआ वेस्टर्ली और मध्य प्रदेश पे आने के बाद में रिकर्व हुआ और रिकर्व होकर ये यूपी की तरफ मूव हुआ। और जब ये बिल्कुल उत्तराखंड के आसपास पहुंचा तो एक तो ये लो प्रेशर बना हुआ था, इससे बारिश हो रही थी। दूसरा क्या है कि ये जो अरब सागर था वहां से काफी तेज हवाएं आ रही थी, काफी ज्यादा नमी लेके आ रही थी। तो ये साउथ वेस्टर्ली या दक्षिण पश्चिमी हवा जो है ये सीधी जो है राजस्थान से होते हुए और दिल्ली और उस तरफ नॉर्थ की तरफ जा रही थी। तो ये दोनों मिले और उसके साथ साथ एक तीसरा जो फैक्टर है वो ये है कि ओरोग्राफी, अगर आप देखें तो काफी हिमाचल प्रदेश काफी हिली एरियाज है, तो ये ओरोग्राफी एक फैक्टर है जो कि काफी इस तरह की जो इंटेंसिटी है वो रेनफॉल की बढ़ा देता है, यही है। और देखिए ये अगर इस तरह जब भी इस तरह के वेदर सिस्टम होंगे आपको इस तरह की बारिश तेज मिलेगी और क्लाउड बर्स्ट होंगे और लोग को नुकसान होगा। उसके लिए ये है कि अगर हम ये प्रकृति को दोष ना दें कि भाई प्रकृति ने ये ऐसा किया, ये तो हर बार होने वाला है, क्योंकि जब भी तेज बारिश होगी, अगर नदी के किनारे या नालों के किनारे अगर मकान बनाए हुए हैं लोगों ने, तो ये उनको मुसीबत झेलनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम तैयार रहें। और दूसरा ये है कि जो हम लोगों ने काफी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, वो जो हमारे जंगल वगैरह जो काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, देखिए अगर पेड़ नहीं कटे तो वो क्या करते हैं कि वो उसको पेड़ उसको पकड़ के रखते हैं जमीन को। अब आपने पेड़ काट दिए, जमीन में उनकी उतनी पकड़ है नहीं, मजबूती है नहीं, तो नेचुरली जितना तेज पानी आएगा तो वो उसके साथ में चट्टाने पत्थर वो सारा कुछ बिल्कुल, यानी जो लोग बार बार प्रकृति को जिम्मेदार, इस तबाही के लिए बाढ़ जिम्मेदार, उन्हें सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि उन्होंने प्रकृति को नाराज क्यों कर दिया। ये बाढ़ यूं ही नहीं आ जाती, ये बारिश यूं ही अपनी तबाही नहीं दिखाती है। हम जिम्मेदार है, सबसे पहले उस जिम्मेदारी को तय करना होगा। हमारे साथ पर्यावरणविद निशांत राजपूत भी है। निशांत, आपका भी स्वागत है। निशांत, पहले भी हम और आप जुड़े हुए थे, बिपरजॉय तूफान उस वक्त आया था, डीपी साहब भी हमारे साथ थे। उस वक्त भी आपने कहा था कि देखिए ग्लोबल वार्मिंग बहुत कुछ बदल रही है, लेकिन अब तो ग्लोबल वार्मिंग की भी डेफिनेशन चेंज हो गई। अब ग्लोबल वार्मिंग से हम ग्लोबल हीटिंग की तरफ जाने लगे हैं, इस पर चर्चा होने लगी है। हिमाचल प्रदेश में जो कुछ हो रहा है या जो भी पहाड़ी इलाके हैं जहां पर भी ऐसी परिस्थिति बन रही है, उन परिस्थितियों में बार बार ये कह देना कि जी प्रकृति नाराज हो गई, लेकिन नाराज तो हमने ही किया। ये तबाही सिर्फ और सिर्फ बाढ़ की वजह से, बारिश की वजह से ही मान के चलेंगे क्या? निशांत, निशांत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है शायद निशांत राजपूत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। हम दोबारा उन तक जाने की कोशिश करते हैं। डीपी साहब, आपके साथ ही कंटिन्यू करती हूँ। देखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम तबाही को एनालिसिस करते हैं, तो हम बार बार कहते हैं, हम सुन भी रहे, सरकार ने ये कर दिया, प्रशासन अलर्ट कर रहा है,
मुझे लगता है शायद डीपी साहब भी अभी हमारे साथ नहीं है। विनोद, आपके पास आ रही हूँ। सरकार प्रशासन दोनों ये कह रही है हम तैयार हैं। ये आपदा आने के बाद तैयारी और आपदा के पहले की तैयारियों में बहुत अंतर होता है। जैसा कि अभी डीपी दुबे जी भी कह रहे थे, ये तो तय है कि मानसून आएगा तो बारिश होगी ही होगी। जब ये तय है कि बारिश होगी, बारिश ज्यादा भी हो सकती है, बारिश कम भी हो सकती है, तो ऐसे में कुछ खास तैयारियां होती हैं। तैयारियां पहले क्यों नहीं की गई? जी, हिमाचल में जब मानसून आया था तो विपक्ष ने भी सवाल उठाए थे। जब पहले यहाँ आपदा आई थी 9 और 10 जुलाई को, तो उसके बाद विपक्ष जब यहाँ मानसून आ गया था तब उस वक्त सरकार ने बैठकें शुरू की गई थी। जबकि अब ये मानसून हर साल आता है, हर साल बर्फ पड़ती है, हर साल बारिश होती है, इसके लिए पहले से इंतजाम किए जाने चाहिए। लेकिन इस बार विपक्ष ने भी सवाल उठाया कि जो कांग्रेस सरकार है इसमें बैठकें जब बारिश शुरू हो गई उस दौरान की। हालांकि पहले से इसके लिए नियम बनाए जाने चाहिए कि कहाँ बारिश होगी, कैसे व्यवस्था की जानी चाहिए। ये सब कहीं जो है प्रशासन की कहीं लापरवाही दिखी है, जिसकी वजह से कई बार यहाँ बादल फटे हैं, अन्य जो आपदा आई है वहां समय पर व्यवस्था नहीं पहुंच पाई है। इसको लेके भी कई सवाल उठ रहे हैं, लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पर पूरी व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण काफी परेशानियां हुई है। तो हालांकि सरकार का दावा कह रही है कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, प्रशासन 24 घंटे के लिए अपना नंबर जारी किया है, किसी आपदा हो तो वो फोन कर सकता है, वहां प्रशासन की मदद ले सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जमीनी स्तर पे वहां पर कहीं ना इसकी कमी खलती नजर आई है। कितना हास्यास्पद है कि जब आपदा आ गई और उसके बाद प्रशासन कह रहा है कि हमने ये तैयारी कर ली, वो तैयारी कर ली, ये नंबर है, वो नंबर है, लेकिन ये आपदा आई ही क्यों, उसके पहले ही हमने नियमों की अनदेखी क्यों की, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। क्या मेरे साथ डीपी दुबे जी और निशान जी जुड़े हुए हैं? निशान राजपूत, क्या आप सुन रहे हैं मुझे? चलिए विनोद, सबसे देखिए महत्वपूर्ण यह है कि जो नियम होते हैं, नियमों को ताक पर रखा गया और उन नियमों को ताक पर रखने की वजह से ही आज जो प्रकृति का संतुलन है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। एनजीटी की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नदी के किनारे 25 मीटर तक मकान नहीं बने होने चाहिए, लेकिन यहां तो हमने देखा कि व्यास नदी के किनारे किनारे कितने बड़े बड़े निर्माण हो गए। हम लगातार देख रहे हैं कि पहाड़ों के ऊंचे ऊंचे शिखर पर खुदाई करके, ड्रिलिंग करके बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं, और ये सब कुछ नियमों को ताक पर रखकर हुआ, सब कुछ जानते समझते भी हुआ। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? विनोद जी, हिमाचल में एनजीटी ने पहले से यह कहा है कि जो यहाँ पे 2.5 मंजिला मकान ऊपर नहीं बन सकता है, लेकिन यहाँ पर लोग ने 5-5, 6-6 मंजिला मकान बना लिया है। सड़कों किनारे ऐसी जगह पर मकान बनाए हैं जहाँ नाले हैं, नदी किनारे बनाए हैं, जहां से लैंडस्लाइड हो सकता है, पेड़ है, वहां पर जंगलों में जाके मकान बना लिया है। इन सबका खामियाजा है जो देखने को मिल रहा है। हालांकि इसलिए जो एनजीटी ने पहले से बैन लगा रखा था, लेकिन लोग इसकी परवाह ना करते हुए गांव में चले जाइए, वहां पर इस तरह के 6-7 मंजिला मकान बनाए। हालांकि पहाड़ों पर इस तरह के 3-2.5 मंजिल से ऊपर बनाना रिस्की है, लेकिन इसका भी जो नदी किनारे हैं जहां पर हमेशा बारिश आती है, तो मानसून के दौरान मौसम विभाग और प्रशासन अलर्ट करता है कि नदी नाले किनारे ना जाए, लेकिन लोगों ने नदी नाले किनारे के मकान बनाए हैं, क्योंकि एक हिमाचल जो है पर्यटन नगरी है, यहाँ पर पर्यटन के इसमें कारोबार चलता है, तो लोग पर्यटक के अपने रोजगार के को देखते हुए यहाँ पर इस तरह से मकान बनाए हैं, उन्होंने होटल बनाए हैं कि लोगों को आसानी से रहे। लेकिन इस सब का जो खामियाजा है बारिश के दौरान उठाना पड़ता है, चाहे वो कुल्लू है, शिमला हो या अन्य मंडी हो, वहां पर हमेशा जो बाढ़ आई है, बादल फटे हैं, नदी के किनारे ही ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त हमारी टीवी स्क्रीन पर चल भी रही हैं, 26 सेकंड में ये जो तबाही हुई है, ये एक के बाद एक जो इमारतें थी, बहुमंजिला इमारतें, ये धाराशायी होती हैं। ये तो उस इलाके में बनी है, यहाँ पर आसपास तो कोई नदी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि महीने भर पहले एक स्क्रूटनी हुई थी, इस इलाके में दरार आना शुरू हो गई थी। ये दरार कब से आना शुरू हुई थी? और ये जो इलाका जहां पर 7 बहुमंजिला इमारतें एक के बाद एक अगर ढह जाती हैं, तो ये इलाका कैसा है? यहाँ की थोड़ा सा भौगोलिक परिस्थिति बताइए विनोद। हेलो विनोद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, देखिए जहां तक ये कुल्लू आने बताया जा रहा है, वहां पर जो प्रॉपर ड्रेनेज की सिस्टम नहीं है। यहाँ पर जो नाली है, जैसे भारी बारिश आती है तो ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं की गई है। वो एक अगर आप देखें तो यहाँ पर बारिश के दौरान, सड़कों के दौरान ही हर कहीं नालियां पे पानी बह रहा है। वही कारण है कि जो इस तरह की आपदा आई है। अगर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता, उसके पानी की निकासी की व्यवस्था होती, तो शायद ये देखने को ना मिलता। क्योंकि जो मकान बने हैं वहां पर बारिश के दौरान जो
भारी मात्रा में पानी आया है वो सीधा एक इकट्ठा होकर नाले की तरफ जा रहा है, और सारे एक भारी मात्रा में पानी जब कहीं जाएगा तो वहां से जमीन जो है वो कच्ची होके बैठेगी, और धीरे धीरे ये तो जो कारवां चलता गया। जो बातें आपने कही, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर प्रॉपर नहीं था, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? क्योंकि देखिए ये अचानक से नहीं हुआ है ना। ड्रेनेज सिस्टम अगर यहाँ पर खराब था तो इसके पहले की भी सरकारें, उसके पहले भी, ये कहा जा रहा है कि ये बहुत पुराना इलाका है। ये पूरा का पूरा जो 7 बहुमंजिला इमारतें जो ढही हैं, कही जा रही हैं कि इनमें से तो 35 साल पुरानी इमारतें हैं। तो क्या तब से वो सिस्टम दुरुस्त नहीं किया गया? देखिए ये जो हिमाचल में ये पहले जहां थी जमीन, लोग उनके बहुत जमीन थी वहां पर मकान बना लिए गए थे, लेकिन पहले इस तरह के जो नियम थे वो शायद कड़े नहीं। मकान है बिना नक्शों के ही बनाए हुए हैं, नक्शे भी लोगों के पास नहीं थे। हालांकि जो शहरों में मकान बनाए हैं उसके लिए नक्शा पास करना जरूरी है, लेकिन गाँव में इस तरह के जो मकान बनाए गए हैं वहां बिना उसके एक अवैध मकान पर जो सरकारी है कब्जे वहां पर भी लोगों ने बनाए हुए हैं, देखने को मिल रहा है। यानी सरकार और प्रशासन की हीला हवाली और उसका जो परिणाम भुगत रहे हैं वो कुल्लू की, हिमाचल की जनता भुगत रही है। अब ये जो पूरा नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? राजनीति अपनी तरफ शुरू हो जाएगी, राज्य केंद्र को कहेगा, केंद्र राज्य को कहेगा, लेकिन इन सबके बीच में जो समाज की जिम्मेदारी है, जो मानव जाति की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी क्या वाकई मानव समझ पाएगा? सिर्फ अपने चंद फायदे के लिए हम प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, हम लगातार उस स्ट्रक्चर को गड़बड़ कर रहे हैं जो प्रकृति ने बनाया है, हम उस नींव को खोखला कर रहे हैं जो प्रकृति ने बनाया है, और आखिरकार ये तस्वीरें हमारे सामने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डीपी दुबे जी और निशान जी हमसे नहीं जुड़ पाए, लेकिन इतना जरूर है कि जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं वो तस्वीरें अपने आप में हमें एक वेकअप अलार्म दे रही हैं, एक का वेकअप कॉल है ये। अगर अभी भी हम नहीं उठे, अभी भी नहीं जागे, तो आप समझ लीजिए कि जब हम भारत के नक्शे में हिमाचल या उत्तराखंड या जो भी हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वहाँ सिर्फ मलबा दिखाई देगा। ऐसा ना हो इसलिए ज़रूरी है एक बार फिर से हम अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ें। विकास जरूर करें, लेकिन विकास के कुछ पैरामीटर्स तय करें, और जब हम उन पैरामीटर्स के तहत चलेंगे तो यकीन मानिए संतुलन बना रहेगा। प्रकृति ऐसे कोप नहीं दिखाएगी, हमें आशीर्वाद देगी। उम्मीद करते हैं एक बेहतर तस्वीर हमारे बीच हो। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।